नमस्कार, मैं हजूर खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भूख हड़ताल जारी, एसडीएम ने की बात, नहीं माने अनशनकारी बंदी। जेल में बंद एनडीपीएस एक्ट के 31 बंदी 3 दिन से है भूख हड़ताल पर। राज्य सरकार को घेरने के लिए भाजपा निकालेगी जन आक्रोश रैली। 9 दिसंबर को रैली निकाल कलेक्ट्रेट के समक्ष करेंगे प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश की पूर्णतः पालना करवाने की मांग। जिला कलेक्टर से मिले कटला बैजनाथ सागर मिलबिहाड़ी मार्केट के दुकानदार। हाईकोर्ट के फैसले की पालना न होने पर आंदोलन की चेतावनी। बीएसडीसी अभ्यर्थियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भिजवाया मांग पत्र। कोविड टीकाकरण महाअभियान कल 1 लाख डोज लगाने का लक्ष्य। कलेक्टर ने की अधिकतम लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागृह में बंद 31 विचाराधीन बंदियों की भूख हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इन 31 बंदियों ने एनडीपीएस न्यायाधीश की नियुक्ति कर केसों की सुनवाई करने की मांग को लेकर आमरण अनशन का रास्ता चुना है। केसों की सुनवाई न होने से नाराज इन 31 बंदियों ने बुधवार को जिला कारागृह में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। उधर शुक्रवार को कलेक्टर नथमल डिडिल ने एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग को जेल भेजकर अनशनकारी बंदियों को मनाने का प्रयास किया। बंदियों को आश्वस्त किया गया कि 1 सप्ताह के भीतर न्यायाधीश की नियुक्ति होने के साथ ही उनके केसों की सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन बंदी नहीं माने और भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही। दूसरी तरफ जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने भी इस मामले में हाईकोर्ट को अवगत करवा न्यायाधीश की नियुक्ति करने का निवेदन किया है। न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। कलेक्टर डिडिल के अनुसार उन्हें गुरुवार को यह जानकारी मिली कि केसों की सुनवाई न होने की चलती एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जेल में बंद बंदियों की ओर से भूख हड़ताल की जा रही है। इस पर उन्होंने जिला एवं सेशन न्यायाधीश से बात कर इस मामले में हाईकोर्ट को अवगत करवाने के लिए निवेदन किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने भी तत्काल हाईकोर्ट से निवेदन किया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एनडीपीएस का न्यायाधीश लगाया जाना उचित रहेगा। शुक्रवार को एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग को जेल भेजकर इस बारे में भूख हड़ताल कर रहे बंदियों को अवगत करवा दिया गया है। अनशनकारी बंदियों से भी आग्रह किया गया है कि जिला प्रशासन को 6-7 दिन का समय और दें, तब तक न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद उनके मामलों की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन बंदियों की भावनाओं को समझ इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन पूरा प्रयास करे ताकि बंदियों के केसों की त्वरित सुनवाई हो सके। वहीं जिला कारागृह के उप कारापाल मोहम्मद इकबाल भाटी ने बताया कि कुछ दिन पहले एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद बंदियों ने इस संबंध में जेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और मजिस्ट्रेट नियुक्त कर केसों की सुनवाई न होने पर 1 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी थी। पूर्व घोषणा अनुसार बुधवार को 31 बंदियों ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना कलेक्टर व जिला एवं सेशन न्यायाधीश रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट को दे दी गई है। सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम बंदियों ने ये निर्णय किया है कि हमें जमानतें दीजिए, इसीलिए हमने भूख हड़ताल की सर। आप सभी एनडीपीएस के हैं? हाँ जी, एनडीपीएस के। तो ये है 200 से ज्यादा बंदी है एनडीपीएस के यहाँ पे। 300 लगभग है। ये बैल मांग है एक दूसरे हमारे रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं और नहीं हमारा कोई ट्रायल चल रहा है। अगर इस प्रकार से नहीं चल रहा है तो हमें जमानतें प्रदान कीजिए सर। और कलेक्टर साहब ने भी लिख दिया। तो ये क्या है कि सीधी दर सीधी काम होता है। पहले जजों का नाम लेते हैं, फिर लिस्ट निकलती है, फिर अपॉइंटमेंट देते हैं। इस प्रक्रिया में हमें 5-6 दिन लग जाते हैं। ठीक है ना, 5-6 दिन अपने शांति से निकालो, उसके बाद उसमें एक्शन देखो। नहीं लगा तो कोई नहीं, बैठे हैं आपने जो बात कही ना, बता रहा हूँ। कल स्काई न्यूज चैनल आपके द्वारा और मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो एनडीपीएस के विभिन्न मामलों में जेल में कैदी हैं, उन्होंने उनकी सुनवाई नहीं होने के कारण भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और इसके लिए मैंने माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय से इस मामले को माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराने हेतु निवेदन किया। डीजे साहब ने तत्काल माननीय हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि एनडीपीएस का यहाँ पे माननीय न्यायाधीश लगाया जाना उचित रहेगा। ये बात आज मैंने हमारे एसडीएम साहब को जेल भेज करके एनडीपीएस के सभी कैदियों को अवगत करा दिया है और उनसे यही आग्रह किया है कि हमें अभी 6-7 दिन का समय और दें, तब तक माननीय न्यायाधीश की यहाँ नियुक्ति हो जाएगी और आपके मामलों की सुनवाई होगी। इस मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं और कैदियों की भावनाओं को समझ रहे हैं। प्रयास रहेगा हम भी इसमें पूरी कोशिश करें और उनके मामलों की त्वरित सुनवाई। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित कटला बैजनाथ सागर मिलबिहाड़ी मार्केट की दुकानों को
लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से दिए गए स्टे के आदेशों की पूरी तरह से पालना करवाने की मांग को लेकर दुकानदारों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर दुकानदार अनिल गखड़ ने बताया कि इस मार्केट के दुकानदारों की ओर से उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत रिट याचिका में उच्च न्यायालय जोधपुर ने 29 नवंबर को दुकानों को न तोड़ने योग्य मानते हुए यथास्थिति के आदेश पारित किए हैं। दुकानों से संबंधित किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने पर स्वयं दुकानदारों को जिम्मेवार माना गया है। 29 नवंबर को ही कुछ व्यक्तियों की ओर से मजदूरों व जेसीबी की मदद से बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट की इमारत में तोड़फोड़ की गई। सूचना के बाद पुलिस की ओर से इस तोड़फोड़ को रुकवाया गया। कुछ व्यक्तियों की ओर से जानबूझकर कुछ दुकानदारों को क्षति कारित की गई। इसके अगले दिन 23 नवंबर को ही कुछ व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर ट्रस्ट की भूमि से ईंटें वगैरह उठाकर ले गए। वे उनकी दुकानों की भी क्षति कारित कर सकते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय की ओर से दुकानों से संबंधित किसी भी घटना दुर्घटना होने के लिए दुकानदारों को ही जिम्मेवार माना गया है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि कटला के पिछले हिस्से में खाली पड़ी जगह पर कुछ लोगों की ओर से अनैतिक गतिविधियां की जा रही है। उन्हें तुरंत प्रभाव से ट्रस्ट की भूमि से हटाया जाए। यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो दुकानदारों को मजबूरन खुद व दुकानों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रस्ट की इमारत के सभी दरवाजों पर अपने ताले लगाने पड़ेंगे। दुकानदारों की ओर से लगाए गए ताले तोड़कर किन्हीं व्यक्तियों की ओर से किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसकी सारी जवाबदेही शासन व प्रशासन के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। दुकानदारों ने मांग की है कि उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश की पालना दुकानदारों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए न्याय हित में सुनिश्चित करवाई जाए। श्री बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट धर्मशाला के सभी दुकानदार कलेक्टर साहब से कलेक्टर साहब को अवगत करवाने के लिए आए थे कि कुछ भूमाफिया प्रकृति के जो लोग हैं, दुकानों के पीछे जो एक धर्मशाला की जगह है और वो भी हमारे उसी परिसर में हमारी दुकानें हैं, तो वो लोग वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, अनैतिक गतिविधियां कर रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब को ये कहा कि आप उनको पाबंद करें और कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि मैं उनका बिल्कुल अच्छी तरह से मैं प्रबंध कर दूंगा। और हमने ये भी कहा कि उन भूमाफियाओं ने दोनों तरफ से अपने ताले लगा दिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करूंगा और इसको हो सकता है, मैं इसमें देख रहा हूं क्या है और इसमें इसको सीज करने की कार्रवाई भी हो सकती है। मेरी दुकान जय भुवनी ज्वेलर्स के नाम से है। मेरे कुछ दिनों पहले ये जेबीसी लगा के दुकान के पीछे दीवार थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वो क्षतिग्रस्त होने के बाद के अंदर मैं बैक साइड के अंदर कल गया देखने के लिए। मुझे कोई शोर शराबा सुना, मैंने कहा ताला खुला है, 2 मिनट जाके देखे, तो देखने के लिए गया तो अननोन नंबर से फोन आया। फोन आने के बाद के अंदर बोलने लगा, कहता कि आप इस जगह में गए तो गए कैसे, इस जगह पे स्टे है, एक धमकी देने हैं। वेतन विसंगतियां दूर करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने व संविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा ग्राम विकास अधिकारियों, गिरदावरों और पटवारियों का धरना शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन जारी रहा। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुक्रवार को समाप्त हो गया। मांगों को लेकर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्य सरकार के साथ वार्ता होगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर लगातार तीसरे दिन हमारा राजस्थान के समस्त कर्मचारियों संगठनों का धरना अनवरत जारी है। आज हमारा तीसरा दिन है। सरकार ने कल वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है। कोई बहुत बड़ा उसमें गवर्नमेंट की तरफ से लग नहीं रहा कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। हर धर्मिता अपनाई हुई है। ये कमेटी जो गठित करी है कर्मचारियों की विसंगति के लिए, वो अपना प्रतिवेदन ले रही है, पर हमारे को उससे कोई उम्मीद नहीं है। हम डायरेक्ट सीएम से बात करेंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल से जो भी आदेश प्राप्त होगा उसकी पालना करेंगे। रही बात हमारी मांगों की, तो काफी लंबे समय से जो सरकार ने खुद आगे होके एक वेतन आयोग लागू करते समय जो वेतन विसंगतियां पैदा की, अनुसूची 5 को संशोधित करके उन्होंने एक ग्रेड पे के 3 हिस्से बना दिए, L5, L6, L7, L8, 9 बना दिया।
और जो 8, 16, 9, 18, 27 का जो सब कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है वो लाभ मिलने के नाम पर नाम मात्र है। उसको भी हमारी मांग है कि 8, 16, 24, 32 किया जाए। जब तक ये मुख्य मांगे हमारी पूरी नहीं होगी, किसी भी सूरत में कर्मचारी संगठन जो है राजस्थान का हिलने वाला नहीं है। हर हालत में हम सरकार से ये चीजें लेकर रहेंगे। महिलाओं में दलित समाज पर बढ़ते अत्याचारों, बढ़ी हुई विद्युत दरों और किसानों को सिंचाई पानी न मिलने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 9 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली निकाल राज्य सरकार को घेरेगी। रैली में शामिल कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन करेंगे। जन आक्रोश रैली प्रदर्शन में जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें सभी बराबर हैं। भाजपा में सभी का मान सम्मान होता है। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की पीड़ा हो तो सब उसे अपनी पीड़ा मानते हैं, लेकिन यह पीड़ा किसी एक कार्यकर्ता की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के नागरिकों की है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं पर अत्याचार की बात हो या बिजली की बढ़ी हुई दरों का मुद्दा, हर मुद्दे पर राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो अन्य योजनाएं तो कागजों में ही लागू होती हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में पेयजल योजना धरातल पर आ चुकी थी। कच्ची डिग्गियों का निर्माण भी हो चुका था। इन दोनों शहरों को लाभ मिलता, पानी 24 घंटे उपलब्ध रहता, लेकिन यह योजना सिरे नहीं चढ़ी। इन सब मुद्दों को लेकर भाजपा की ओर से 9 दिसंबर को रैली निकाली जाएगी। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि भाजपा की ओर से जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली निकाल प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 3 साल पहले झूठे नारों और झूठे वादों के साथ बनी थी। इन 3 सालों में राजस्थान की जनता ने काफी दुख और पीड़ा सही है। इन सब मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को सड़क पर घेरने का कार्य का आगाज 9 दिसंबर को जन आक्रोश रैली निकालने के साथ किया जाएगा। जन आक्रोश रैली निकाल कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी पार्टी एक इस किस्म की पार्टी है कि जिसमें सभी बराबर हैं और सभी का मान सम्मान होता है। पीड़ा जिसके भी हो वो हम अपनी पीड़ा मानते हैं, और लेकिन ये तो पीड़ा कार्यकर्ताओं की नहीं, ये तो पूरे राजस्थान की है। चाहे आप कानून व्यवस्था को ले लो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार कर ले लो, चाहे बिजली की बढ़ी दरों को ले लो, और स्थानीय स्तर पर ले लो तो आपके ये जो पेयजल जो स्कीम थी और तो कागजों में रहती है, ये धरातल पर आ गई थी। इसकी कच्ची डिग्गियाँ बन गई थी जिससे दोनों शहरों को मिलाकर के पूरे को लाभ मिलता, पानी 24 घंटे रहता, ये सारी सुविधाएं थी। उनको लेकर के और ये 9 तारीख की हमारी रैली। इसलिए सरकार को चेताने के लिए, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे किसानों के सिंचाई पानी की बात हो, चाहे युवा साथियों की बात हो, और चाहे महिलाओं पर अत्याचार, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार को सड़क पर घेरने का काम शुरू करेंगे। जिले में डेंगू रोगियों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मच्छरों की भरमार के चलते लोग परेशान हैं। इसके मद्देनजर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य जिम्मेवार महकमे भी सतर्क हो गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में फॉगिंग करवाई गई। जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी मच्छरों के प्रकोप से परेशान हैं। शाम को स्थिति और भी खराब हो जाती है। मच्छरों से बचाव करने के लिए समय समय पर नगर परिषद के सहयोग से कलेक्ट्रेट परिसर में फॉगिंग करवाई जाती है। शुक्रवार को भी पूरे जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, डीएसओ कार्यालय सहित तहसील कार्यालय सहित अन्य शाखाओं के अलावा आसपास के पार्कों में फॉगिंग करवाई गई। साथ ही कलेक्ट्रेट में लगे पौधों की बड़ी हुई टहनियों की छंगाई का कार्य किया गया है। गनीमत है कि अभी तक इस क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप नहीं है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के भी निर्देश है कि सभी कार्यालयों में साफ सफाई रखी जाए, कचरा इकट्ठा न हो, कोशिश रहती है कि कहीं पानी भी इकट्ठा न हो। उसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है ताकि अधिकारी कर्मचारी डेंगू के प्रकोप से बच सकें। कलेक्ट्रेट में कई दिनों से, जैसे शाम को 6 बजे के बाद काम करते हैं तो मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा ही रहता है।
और इसी क्रम में हम लगातार फॉगिंग नगर परिषद के सहयोग से करवाते रहते हैं। आज भी इसी मच्छरों को देखते हुए पूरे कलेक्ट्रेट में एसडीएम ऑफिस, एसडी ऑफिस, डीएस ऑफिस, तहसील और आसपास के जो पार्क है जहां मच्छर का प्रकोप ज्यादा है वहां फॉगिंग करवाई गई है। के भी आदेश हैं कि सभी जगह, ये नहीं है कि कलेक्ट्रेट में ही सफाई हो, सभी जगह निर्देश है कि सभी जगह सफाई हो। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव को लेकर शनिवार को हनुमानगढ़ जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्णय अनुसार आयोजित होने वाले महाअभियान के तहत जिले भर में एक ही दिन में 1 लाख कोविड-19 वैक्सीनेशन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने कृषि से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक व शाम 5 बजे से देर तक टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले में लगभग 3.5 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की सेकेंड डोज ली नहीं है। विभिन्न जो स्टडी है वो ये बताती है कि जब कोविड की दोनों डोज ली जाती है उसके पश्चात ही शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती है और कोरोना के प्रति हम सुरक्षा महसूस करते हैं। और अभी चूंकि कोविड के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर फर्स्ट डोज नहीं ली या सेकेंड डोज ड्यू है वो कल शनिवार को जिले में होने वाले मेगा वैक्सीनेशन अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी अपनाएं। जिले में टीकों की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, टीका पूर्णतः सुरक्षित है और टीका लगाने के बाद लोग खेतों में भी काम कर सकते हैं। तो अधिकतम लोग कल नजदीकतम अपने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे आएं, इस टीके को जरूर लगाएं ताकि जो कोविड की तीसरी वेव की संभावना बताई जा रही है उससे सब लोग सुरक्षित हों। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। लेवल फर्स्ट पार्ट में बीएसटीसी को पात्र मानने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की अक्षरश पालना करवाने की मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को एसएफआई के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद इस मांग के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। इस मौके पर एसएफआई के राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि एनसीटीई की ओर से लाए गए काले कानून के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है। नरेंद्र मोदी दे दो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, बीएसटीसी का न्याय दो, बीएसटीसी का न्याय दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, विकासी विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आज बीएसटीसी का अभ्यर्थी केंद्र सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय को चिट्ठी भेजने के लिए आया है। राजस्थान हाईकोर्ट में जिस फैसला आया है जो L1 से बीएड को बाहर करने में राजस्थान हाईकोर्ट ने पक्ष धर रहा है, इस कानून पर अभिग्रह सरकार, केंद्र की सरकार, एनसीटी माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको फैसले को फॉलो करे। राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के विद्यार्थियों को, बीएसटीसी विद्यार्थियों को न्याय देने का काम करे। ये काला कानून बीएसटीसी के विद्यार्थी के अगर लागू हो जाता है तो बीएसटीसी विद्यार्थी की जिंदगी खराब करता है। ये कानून का औचित्य नहीं, इसलिए सरकार देश के बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का काम करे, वरना अगर आप नहीं होते तो बीएसटीसी का विद्यार्थी पूरे देश भर में आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। जो L1 के लिए महेंद्र जी सर लड़ रहे हैं
वो हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जो एनसीटी जो काला कानून लेके आई है, हम उनका विरोध कर रहे हैं। इससे कई बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कई बच्चों ने जो बड़ी मजबूरी में जो पढ़ाई की है वो उनको सफलता नहीं दिलाएगी और ये डिग्री पूरी नष्ट हो जाएगी। बीएसटीसी का कोई तुक नहीं रहता अगर सरकार ये कानून पास कर देती है। तो अगर बीएसटीसी सरकार एग्जाम प्री लेती है तो इसका मतलब उसको अलग मिलना चाहिए L1। इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 20 अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर एमसीएम जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना शुक्रवार को 8वें दिन भी जारी रहा। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरने पर शुक्रवार को मिस्त्री मार्केट एसोसिएशन के सदस्य बैठे। बात ना ध्यान रखनी है। आज तक को अपना सगा कौन आदमी है जब टाइम आवा तो, क्योंकि लोकतंत्र में आजकल सिर गिनाने की जरूरत है, सिर कटाने की जरूरत को नहीं। तो 7 तारीख ने जबकि जन आक्रोश रैली है, फिर वहां ज्यादा बड़ी तादाद में जब आप पहुंचा तो सरकार का कान का कीड़ा चढ़ेगा। और जब ये हॉस्पिटल का आज 50 साल तपस्या करके हॉस्पिटल से नहीं बात पर पहुंचो कभी मेडिकल कॉलेज बनने की स्थिति में आयो तो क्या इन हटूं तक के ले जाना। अब बिल्डिंग तो ले जाए कोने नहीं तो जगह अपन सारा ले जाए। अपन तो भाई कहाँ भी अगर ले जाए एमएलए साहब सरकार ले जाए तो हम सारा ले चलो पर नहीं तो खेड़ो तो एक पास से लगे बात। आज लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि टाउन जंक्शन की बात करते हैं। अरे भाई टाउन और जंक्शन कोई अलग अलग नहीं है, टाउन और जंक्शन एक ही है। हमारा हनुमानगढ़ सारा एक ही है। हॉस्पिटल की समस्या भी इतने रहना चाहिए। निजी मार्ग की तरफों सारे हॉस्पिटल इतने रहना चाहिए। सारे नागरिकों ने धन्यवाद करना भी हॉस्पिटल इतने रहना चाहिए। 7 तारीख में आके मंगलवार पहुंचे फंड। राजस्थान लीकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ का शुक्रवार को जंक्शन कार्यालय में स्वागत किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप तरवाड़ी की अगुवाई में यूनियन सदस्यों द्वारा पंकज धनखड़ का माल्यार्पण कर पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। पिछले 3 महीने से शराब व्यापारियों का राजस्थान में आंदोलन चल रहा है और शराब व्यापारियों की कुछ मांगे थी वो सरकार तक पहुंचा दी थी। कल एक जो रिलीफ मिला है, बहुत से ठेकेदार कह रहे हैं कि बहुत फायदा हुआ है। मैं इसको फायदा नहीं मानता। ये सरकार ने अपनी गलती सुधारी है, विभाग ने अपनी गलती सुधारी है। ठेकेदारों को ये पहली तिमाही में लाभ मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। विभाग की गलती की वजह से वो आज दिया गया है। ठेकेदारों की जो मांग है वो अभी पूरी नहीं हुई है। उसके लिए 5 तारीख को जयपुर में, इसी 5 दिसंबर को पिंक सिटी प्रेस क्लब में ठेकेदारों की राज्य स्तरीय बैठक रखी गई है। उसमें आगे के आंदोलन की रणनीति भी होगी। सरकार के जो अधिकारी हैं, आबकारी विभाग से जुड़े, उनके साथ चर्चा होगी और आबकारी मंत्री जी से भी मिलने का यूनियन ने तय किया है। उसके बाद आगे के आंदोलन की घोषणा की जाए। राजस्थान लीकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन जो पूरे राजस्थान के शराब व्यवसायियों द्वारा बनाई गई है, उसके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी धनखड़ हमारे यहाँ पधारे थे। हमने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। सरकार द्वारा जो रिलीफ अभी हमें दी गई है, तो सबसे पहले तो मैं साधुवाद करूंगा सरकार का और आबकारी के विभाग के जो भी अधिकारी है उनका, क्योंकि उनके थोड़े से दिमाग में जो भूत सवार था वो उतरा है। आने वाली आगामी जो आंदोलन पंकज भाई साहब ने बताया, उसकी रणनीति 5 तारीख को तय करके बता दी जाएगी। क्योंकि इन्वेस्ट राजस्थान निवेश सम्मेलन के अंतर्गत राज्य में पहली बार जिला मुख्यालय पर इन्वेस्ट समिट आयोजित होने जा रहे हैं। राज्य स्तर पर यह समिट, जहां 24 जनवरी 2022 को
जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित होगा। वहीं हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर यह समिट 23 दिसंबर को टाउन स्थित राजवी पैलेस में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें जिले में इन्वेस्ट करने वाले या इन्वेस्ट करने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों को बाहर से आमंत्रित कर जिला स्तर पर ही उनके साथ MOU और LOI किए जाएंगे। कलेक्टर नतमल डिडेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्वेस्ट राजस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राजस्थान में औद्योगिक विकास का जो माहौल बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो अलग अलग घोषणाएं की है, उसके मद्देनजर राजस्थान में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इन्वेस्ट सबमिट होंगे। इस बार जिला स्तर पे भी ये इन्वेस्ट सबमिट होंगे। तत्पश्चात 24 और 25 जनवरी को जयपुर में जेईसीसी सीतापुरा में स्टेट लेवल का इन्वेस्ट सबमिट होगा। उसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उनके द्वारा 5 करोड़ से अधिक के जितने भी MOU होंगे वो उस दिन वर्चुअली उद्घाटन भी होंगे, शिलान्यास होगा और MOU उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा सबमिट होंगे। हनुमानगढ़ जिले में ये इन्वेस्ट सबमिट आने वाली 23 दिसंबर को राजवी पैलेस में होगा और इस सबमिट में अधिकतम लोग भाग लें, अधिकतम इन्वेस्टर्स आएँ, अपनी रुचि दिखाएं। इसके लिए आज हमने जो जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति है उसकी भी बैठक करी। हमारे GMDIC RM रिको के द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ दो बैठक हो चुकी है। इनके द्वारा पूर्णतः बता दिया गया है कि इस जो सबमिट होगा उसमें क्या हमारी अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार संपन्न होगा। आज की बैठक के बाद अभी 23 से पहले यहाँ के उद्योगपतियों के साथ फिर मीटिंग होगी और इस बार जो हमारा फोकस है वो जितने भी हनुमानगढ़ के निवासी राजस्थान के दूसरे भागों में रहते हैं, कलकत्ता में है, मुंबई में है, प्लस नॉन राजस्थानी जो NRI भी हैं जो दूसरे देशों में भी रहते हैं, हम उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। जो चार्टेड अकाउंटेंट है जो इनको सलाह देते हैं और जो हमारे बिजनेस मॉडल हैं उनके माध्यम से ऐसे सभी लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं जो हनुमानगढ़ में अपना निवेश करने में रुचि रखते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि हनुमानगढ़ में जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आने लग गई है और एग्रो प्रोसेसिंग के साथ इस बार क्योंकि सरसों का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, गेहूं का थोड़ा कम हुआ है, तो जो सरसों बेस्ड इंडस्ट्रीज है और प्रोसेसिंग की है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होना लाजमी है। इसके साथ साथ जो यहाँ की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है जैसे राइस के बेस्ड है और कुछ केमिकल बेस्ड है, गत्ता फैक्ट्रीज है, इस संदर्भ में भी कुछ एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं वो अपना एक्सपेंड करेगी और कुछ जो दूसरे इन्वेस्टर्स होंगे वो नया जो स्थापना करना चाहेंगे उस संदर्भ में हम अनुकूल माहौल यहाँ पे तैयार करेंगे। और इस इन्वेस्ट सबमिट के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हनुमानगढ़ में जो और राजस्थान में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न उद्योगों को छूट देने की, प्रोत्साहन देने की जो नीतियां हैं उनका हम अधिकतम प्रचार प्रसार करें। अपने जिले में भी एक उद्योगों का औद्योगिक माहौल बने ताकि जो लोगों की आजीविका है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें सुधार आए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।